नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई और अद्भुत कहानी चंद्रकांता संतति खंड 1 का पार्ट 3 का पहला बयान लेकर के। और इससे पिछले बयान आपने नहीं पढ़े हों, पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे पिछले वीडियो भी आप देखें, तभी आपको आनंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3 का पहला बयान। पाठक समझ ही गए होंगे कि रामशिला के सामने फल्गु नदी के बीच में भयानक टीले के ऊपर रहने वाले बाबा जी के सामने जो दो औरतें गई थी, वे माधवी और उसकी सखी तिलोत्तमा थी। बाबा जी ने उन दोनों से वादा किया था कि तुम्हारी बात का जवाब कल देंगे, इसलिए दूसरे दिन वे दोनों आधी रात के समय फिर बाबा जी के पास गई। किवाड़ खटखटाते ही अंदर से बाबा जी ने दरवाज़ा खोल दिया और उन दोनों को बुलाकर अपने पास बिठाया। बाबा, कहो माधवी, अच्छी हो? माधवी, अच्छी क्या रहूँगी, अपने किए को पछताती हूँ। बाबा, अब भी अपने को संभालो, तो मैं वादा करता हूँ कि राजा वीरेंद्र सिंह से कहकर तुम्हारा राज तुम्हें दिलवा दूंगा। माधवी, अजी अब भीख मांगने की इच्छा नहीं होती। अब तो जहाँ तक बन पड़ेगा अपने दुश्मनों को मार के ही कलेजा ठंडा करूँगी, चाहे इसके लिए मेरी जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। बाबा, अगर यही ख्याल है तो तुम्हें अपने दीवान अग्निदत्त से बदला लेना चाहिए। वीरेंद्र सिंह के लड़कों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। माधवी, आपका कहना ठीक है, मगर मैंने जो कुछ सोच रखा है वही करूँगी। मैंने अपना इरादा किसी तरह बदल नहीं सकती और इसमें आपको हर तरह से मेरी मदद करनी होगी। बाबा, खैर जिस तरह बने मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर ये तो बताओ कि सिवाय मेरे इस समय और भी कोई तुम्हारा मददगार है या नहीं है। माधवी, कल तक तो मेरा मददगार कोई भी नहीं था, मगर आज मेरे कई मददगार पहुंच गए हैं और अब मेरा काम ज़रूर हो जाएगा, इसमें शक नहीं है। बाबा, कौन मददगार पहुंच गया है? माधवी, मेरा भाई भीमसेन। बाबा, शिवदत्त का लड़का भीमसेन? माधवी, जी हाँ। बाबा, तब तो तुम्हारा काम ज़रूर हो जाएगा। माधवी, तो भी आपको मेरी मदद करनी ही होगी। बाबा, मैं ज़रूर मदद करूँगा, जो कुछ कहो मैं करने को तैयार हूँ। माधवी, कल भीमसेन उस मकान में जाने का उद्योग करेगा जिसमें किशोरी रहती है। उसने मौका पाते ही अपनी बहन किशोरी को मार डालने की कसम खाई है। अगर कल वह उस मकान के अंदर किसी तरह जा सका तो ज़रूर ही किशोरी को मार डालेगा। फिर मुझे किसी तरह का तरद्दुद न रहेगा और न आपसे मदद लेने की ज़रूरत ही पड़ेगी। लेकिन वह उस मकान के अंदर न जा सका तो जिस तरह हो आपको ऐसी कोई तरकीब करनी पड़ेगी जिससे किशोरी उस मकान को छोड़ दे। बाबा, भरसक तो मेरी मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माधवी, ऐसा नहीं कहिए, अगर उस मकान में कमंद लगाने की जगह होती तब तो कोई बात ही नहीं थी, अब तक मैं अपना काम निकाल लिए होती। बाबा, हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे पिता ने उस मकान के बनवाने में बड़ी कारीगरी खर्च की है, मगर तो भी भीमसेन ने उसके अंदर जाने की कोई तरकीब सोची ही होगी। माधवी, जी हाँ, देखा चाहिए कल क्या होता है। बाबा, अच्छा, अब तुम परसों मुझसे ज़रूर मिलना। अगर तुम्हारा काम हो जाए तो ठीक ही है, नहीं तो चौथे दिन मैं सहज में ही तुम्हारा काम कर दूंगा। बहुत अच्छा कहकर माधवी वहाँ से उठी और अपनी सखी तिलोत्तमा को साथ लिए अपने डेरे पर चली आई। माधवी के चले जाने पर थोड़ी देर तक बाबा जी कुछ सोचते रहे। इसके बाद कुटी के बाहर निकले और दो चार दफ़े ज़ोर से ताली बजाई। यकायक इधर उधर पेड़ों की आड़ में से 4-5 आदमी निकलकर बाबा जी के पास आए और एक ने बढ़कर कहा, कहिए क्या हाल है? बाबा जी ने कहा, आज अब तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ चाहो चले जाओ, मगर कल 1 घंटे जाते जाते तुम लोग यहाँ ज़रूर जुट जाओ। एक तो खैर तो है। क्यों खैर तो है? मैं बिना कुछ हाल सुने जाने वाला नहीं। बाबा, अच्छा तो फिर सुन लो।
कि कल क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे। सभी को लेकर के बाबा जी कुटी के अंदर गए। किवाड़ बंद कर न मालूम क्या बातचीत करने लगे। अब हम उसी मकान में पहुंचते हैं जिसमें किशोरी और किन्नरी का डेरा है, या जहां इंद्रजीत सिंह को लेकर कमला गई है। किशोरी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किन्नरी हाथ में तलवार लिए बहुत जल्द नीचे उतर आई। कमला ने किवाड़ खटखटाया है, दरवाज़ा खोलना चाहिए, इसका ख्याल तो जाता रहा और इधर उधर किशोरी को ढूंढने लगी, मगर इसे ढूंढने में उसने ज़्यादा देर न लगाई। 2 ही 4 दफ़े दालान और कोठरियों में घूमकर वह लौटी और सदर दरवाज़ा खोलकर कमला को मकान के अंदर कर लिया। दरवाज़ा खुलने में देर हुई, इसी से कमला समझ गई कि भीतर कुछ गोलमाल हुआ है। अंदर आते ही उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? जिसके जवाब में बदहवास किन्नरी केवल इतना ही कह सकी। दरवाज़ा खोलने के लिए किशोरी नीचे उतरी, मगर न मालूम चिल्लाकर कहाँ गायब हो गई। कमला ने इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया। उसने सबके पहले छत पर जाकर कुंवर इंद्रजीत सिंह को कमंद लगाने में मदद की। जब वे और तारा सिंह ऊपर चढ़ाए तो उन दोनों को भी साथ ले वह नीचे आंगन में उतर आई और किन्नरी की तरह ही संक्षेप में किशोरी के गायब हो जाने का हाल कहकर इधर उधर ढूंढने लगी। ये सब बातें थोड़ी ही देर में हो गई और अंधेरा होने पर भी बात की बात में कमला ने नीचे की कुल कोठरियों में किशोरी को ढूंढ डाला। परेशान और बदहवास इंद्रजीत सिंह उसके साथ घूमते रहे। ढूंढते ढूंढते कमला जब उस कोठरी में पहुंची जिसकी पीठ खंडर की तरफ पड़ती थी, तो यकायक चांद ना मालूम पड़ा। भीतर घुसी और तुरंत निश्चय हो गया कि खंडर की तरफ से कोई दीवार में सेंध लगाकर इस मकान के अंदर घुसा और यह आफत मचा गया। उस खुलासा सेंध की राह से ये चारों आदमी भी बाहर खंडर में निकल गए और वहाँ एक विचित्र तमाशा देखा। तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे दूसरा बयान। शिवदत्तगढ़ में महाराज शिवदत्त बैठा हुआ बेफिक्री का हलवा नहीं उड़ाता। सच पूछिए तो तमाम जमाने की फिक्र ने उसको आघेरा है। वह दिन रात सोचा ही करता है और उसके अय्यारों और जासूसों का दिन दौड़ते ही बीतता है। चुनार, गयाजी और राजगृही का हाल तो उसे रत्ती रत्ती मालूम है, क्योंकि इन तीनों जगहों की खबरें पहुंचाने के लिए उसने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। आज ये खबर पाकर कि गयाजी का राज्य राजा वीरेंद्र सिंह के कब्जे में आ गया, माधवी राज्य ही छोड़कर भाग गई और किशोरी दीवान अग्निदत्त के हाथ फंसी हुई है, शिवदत्त घबरा उठा और तरह तरह की बातें सोचने में इतना लीन हो गया कि तनो बदन की सुध जाती रही। किशोरी के ऊपर इसे इतना गुस्सा आया कि अगर वह यहाँ मौजूद होती तो अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर डालता। इस समय भी यह प्रण करके उठ खड़ा हुआ कि जब तक किशोरी के मरने की खबर न पाऊँगा अन्न न खाऊँगा, और सीधा महल में चला गया। हुक्म देता गया कि भीमसेन को हमारे पास भेज दो। राजा शिवदत्त महल में जाकर अपनी रानी कलावती के पास बैठ गया। उसके चेहरे की उदासी और परेशानी का सबब जानने के लिए कलावती ने बहुत कुछ उद्योग किया, मगर जब तक उसका लड़का भीमसेन महल में न गया उसने कलावती की बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। माँ बाप के पास पहुँचते ही भीमसेन ने प्रणाम किया और पूछा, क्या आज्ञा होती है? शिव, किशोरी के बारे में जो कुछ खबर आज पहुंची तुमने भी सुनी होगी। भीम, जी हाँ। शिव, अफसोस, फिर भी तुम्हें अपना मुँह दिखाते शर्म नहीं आती? न मालूम तुम्हारी बहादुरी किस दिन काम आएगी और तुम किस दिन अपने को इस लायक बनाओगे कि मैं तुम्हें अपना लड़का समझूं। भीम, मुझे जो आज्ञा हो तैयार हूँ। शिव, मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मेरी बात मानोगे। भीम, मैं यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कसम खाता हूँ कि जब तक जान बाकी है उस काम के करने की पूरी कोशिश करूँगा जिसके लिए आप आज्ञा देंगे। शिव, मेरा पहला हुक्म है कि किशोरी का सिर काटकर मेरे पास लाओ। भीम, कुछ सोच और ऊंची सांस लेकर, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। और क्या हुक्म होता है? शिव, इसके बाद वीरेंद्र सिंह या उनके लड़कों में से जब तक किसी को मार न लो यहाँ मत आओ। यह नहीं समझना कि यह काम मैं तुम्हारे ही सुपुर्द करता हूँ। नहीं, मैं खुद आज इस शिवदत्तगढ़ को छोड़ूंगा और अपना कलेजा ठंडा करने के लिए पूरा उद्योग करूंगा।
वीरेंद्र सिंह का चढ़ता प्रताप देखकर मुझे निश्चय हो गया कि लड़कर उन्हें किसी प्रकार नहीं जीत सकता, इसलिए आज से मैं उनके साथ लड़ने का ख्याल छोड़ देता हूँ और उस ढंग पर चलता हूँ जिसे ठग, चोर या डाकू लोग पसंद करते हैं। भीम, अख्तियार आपको है, जो चाहे करें। मुझे आज्ञा हो तो इसी समय चला जाऊँ और जो कुछ हुक्म हुआ है उसे पूरा करने का उद्योग करूँ। शिव, अच्छा जाओ, मगर ये कहो कि अपने साथ किस किस को ले जाते हो। भीम, किसी को नहीं। शिव, तब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। 2-3 अय्यार और 10-20 लड़कों को अपने साथ जरूर लेते जाओ। भीम, आपके यहाँ ऐसा कौन अय्यार है जो वीरेंद्र सिंह के अय्यारों का मुकाबला करे, और ऐसा कौन बहादुर है जो उन लोगों के सामने तलवार उठा सके। शिव, तुम्हारा कहना ठीक है, मगर तुम्हारे साथ गए हुए अय्यारों की कार्यवाही तब तक बहुत अच्छी होगी जब तक दुश्मनों को यह न मालूम हो जाए कि शिवदत्तगढ़ का कोई आया है। सिवाय इसके मैं बहादुर नाहर सिंह को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, जिसका मुकाबला करने वाला वीरेंद्र सिंह की तरफ कोई नहीं है। भीम, बेशक नाहर सिंह ऐसा ही है, मगर मुश्किल तो यह है कि नाहर सिंह जितना बहादुर है उससे ज़्यादा इस बात को देखता है कि अपने कौल का सच्चा रहे। उसका कहना है कि जिस दिन कोई बहादुर द्वंद्व युद्ध में मुझे जीत लेगा उसी दिन मैं उसका हो जाऊंगा। ईश्वर ने करे कहीं ऐसी नौबत पहुंची तो वह उसी दिन से हम लोगों का दुश्मन हो जाएगा। शिव, यह सब तुम्हारा ख्याल है। द्वंद्व युद्ध में उसे वहाँ कोई जीतने वाला नहीं है। अच्छा, जो आज्ञा। शिव, खड़े होकर चलो, मैं इसी वक्त चलकर तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। शिवदत्त और भीमसेन के बाहर चले जाने के बाद रानी कलावती ने, जो बहुत देर से इन लोगों की बातें सुन सुनकर गरम गरम आंसू गिरा रही थी, सिर उठाया और लंबी सांस लेकर के कहा, हाय, अब तो जमाने का उलटफेर ही दूसरा हुआ चाहता है। बेचारी किशोरी का क्या कसूर? वह आपसे आप तो चली ही नहीं गई। उसने अपने आप को तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे उसकी इज्जत में फ़र्क आवे। हाय, किस कलेजे से भीमसेन अपनी बहन को मारने का इरादा करेगा। मेरी ज़िंदगी अब व्यर्थ है, क्योंकि बेचारी लड़की तो अब मारी ही जाएगी। भीमसेन भी वीरेंद्र सिंह से दुश्मनी करके अपनी जान नहीं बचा सकता। दूसरे उस लड़के का भरोसा ही क्या जो अपने हाथ से अपनी बहन का सिर काटे। अगर इन सब बातों को भूल जाऊं और यही सोचकर बैठी रहूं कि मेरा सर्वस्व तो पति है, मुझे लड़के लड़कियों से क्या मतलब, तो भी नहीं बनता, क्योंकि वे भी डाकू वृत्ति लिया चाहते हैं। इस अवस्था में वे किसी प्रकार का सुख नहीं पा सकते। फिर जीते जी अपने पति को दुख भोगते मैं कैसे देखूंगी। हाय, वीरेंद्र सिंह वही वीरेंद्र सिंह है जिसकी बदौलत मेरी जान बची थी। न मालूम बुर्दे फरोशों की बदौलत मेरी क्या दुर्दशा होती। वही वीरेंद्र सिंह है जिसने कृपा कर मुझे अपने पति के पास खो में भिजवा दिया था और चुनार की गद्दी लौटा देने को भी तैयार था। किस किस बात की तरफ देखूं? वीरेंद्र सिंह के बराबर धर्मात्मा तो कोई दुनिया में न होगा। फिर किसको दोष दूं? अपने पति को? नहीं, कभी नहीं। यह मेरे किए न होगा। यह सब दोष तो मेरे कर्मों का ही है। फिर जब भाग्य ही बुरे हैं तो कैसे भाग्य को लेकर दुनिया में क्यों रहूं? अपनी छुट्टी तो आप ही कर लेती हूँ, फिर मेरे पीछे क्या जाने क्या होगा, इसकी खबर ही किसे है। रानी कलावती पागलों की तरह बहुत देर तक न जाने क्या क्या सोचती रही। आखिर उठ खड़ी हुई और ताली का गुच्छा उठाकर अपना एक संदूक खोला। न मालूम उसमें से क्या निकालकर उसने अपने मुँह में रख लिया और पास ही पड़ी हुई सोने की सुराही में से जल निकालकर पीने के बाद कलम दवात और कागज़ लेकर कुछ लिखने बैठ गई। लेख समाप्त होते होते तक उसकी सखिया भी आ पहुंची। कलावती ने लिखे हुए कागज़ को लपेटकर अपनी एक सखी के हाथ में दिया और कहा, जब महाराज पूछें, मेरे बारे में पूछें, तो ये कागज़ उनके हाथ में दे देना। बस अब तुम लोग जाओ, अपना काम करो। मैं इस समय सोना चाहती हूँ। जब तक मैं खुद न उठूँ, खबरदार मुझको कभी मत उठाना। हुक्म पाते ही उसकी लौंडिया वहाँ से हट गई और रानी कलावती ने पलंग पर लेटकर आंचल से मुँह ढाँप लिया। 2 ही पैर के बाद मालूम हो गया कि रानी कलावती सो गई। आज के लिए नहीं, बल्कि वह हमेशा के लिए सो गई। अब वह किसी के जगह नहीं जाग सकती। शाम के वक्त जब महाराज शिवदत्त फिर महल में आए तो महारानी का लिखा कागज़ उनके हाथ में दिया गया। पढ़ते ही शिवदत्त दौड़ा हुआ उस कमरे में गया
जिसमें कलावती सोई हुई थी। मुँह पर से कपड़ा हटाया, नब्ज देखी और तुरंत लौटकर बाहर चला गया। अब तो उसकी सखियों और लौंडियों को भी मालूम हो गया कि रानी कलावती हमेशा के लिए सो गई है। न मालूम बेचारी ने किन किन बातों को सोचकर जान देना ही मुनासिब समझा। उसकी प्यारी सखियाँ, जिन्हें वह जान से ज़्यादा मानती थी, पलंग के चारों तरफ जमा हो गई और उसकी आखिरी सूरत देखने लगी। भीमसेन 4 घंटे पहले ही मुहिम पर रवाना हो चुका था। उसे अपनी प्यारी माँ के मरने की कुछ खबर ही नहीं, और यह सोचकर कि वह उदास और सुस्त होकर अपना काम न कर सकेगा, शिवदत्त ने भी कलावती के मरने की खबर उसके कान तक पहुँचने न दी। तो साथियों, यहाँ पार्ट 3 का दूसरा बयान समाप्त होता है। तो साथियों, अगले वीडियो में इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए तीसरे बयान के साथ मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा फिर एक बार आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।